Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we will start the NCERT Class 11th Computer Science chapter wise series and we will do MCQ topic wise. Let's begin. Our first topic is Introduction to Computer and question 1 is a computer primarily processes the raw facts into meaningful information. What is this raw fact referred to as? What is raw fact? Raw fact is अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर को इनपुट को हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है. उसके बाद जो रिज़ल्ट जनरेट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. एंड जो ये रॉ फैक्ट है ये किसको रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है डेटा को. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, डेटा. अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अगर हमें इस मंथ का एक एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए? पर डे का जितना भी टेम्परेचर रहा होगा वो हमें कलेक्ट करना है. और जो ये हमने डाटा कलेक्ट किया है ये हमारा क्या है? रॉ डेटा या फिर रॉ फैक्ट हम इसको बोल सकते हैं. इससे जो भी रिज़ल्ट जनरेट होगा हम उसको क्या बोलेंगे? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. मीन्स हमने क्या कैलकुलेट किया इस डेटा से? एक एवरेज जो टेम्परेचर है इस मंथ का वो हमने कैलकुलेट किया है. तो ये हमारे लिए क्या है? एक इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. ओके. एंड ऑप्शन ए इज़ प्रोग्राम. व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. ओके जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है हाउ टू प्रोसेस द डेटा. इट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम. एंड व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट इज़ फाइनल रिजल्ट. ओके जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट. अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की तो व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन एक सिंगल कमांड है जो हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम का एक के पार्ट में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ओके ये हमारे क्या हो जाएगा? सिंगल कमांड. सिंगल कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं ये हमारी क्या है? इंस्ट्रक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम. व्हाट इज फंडामेंटल ऑपरेशन? फंडामेंटल ऑपरेशन बेसिकली हमने कंप्यूटर को क्यों डिज़ाइन किया था कि हम कुछ डाटा को इनपुट करेंगे, उसमें कुछ प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट जनरेट होगा जो हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा और कम टाइम में जो हमें एक रिलायबल रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा. ओके एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर. इट्स अ जनरेटिंग पावर. जनरेटिंग पावर कंप्यूटर बेसिकली पावर को जनरेट नहीं करता. ये क्या करता है? जो भी ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए पावर को का क्या करता है? कंज्यूम करता है पावर को. ओके एंड ऑप्शन ए इज़ इनपुट. व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट इज़ मतलब जो भी डाटा रिसीव हो रहा है या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं यूज़र से जो मिल रही हैं हम उनको क्या बोलेंगे? इनपुट. ओके एंड व्हाट इज़ स्टोरेज? स्टोरेज मीन्स कोई भी जो हमने इनपुट दिया है उस पे जो प्रोसेसिंग होगी उस टाइम पे जो स्पेस चाहिए हमें उस डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज. ये टू टाइप की होती है, एक रैम और एक रोम. ओके एंड व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग में क्या होता है? जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं जो भी हमारा डेटा है उससे उस पे जो भी प्रोसेस हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है या फिर डाटा स्टोर हो रहा है. ओके ये हमारी क्या है? प्रोसेसिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the characteristics of computer enable it to perform a task accurately and consistently even after repeating it millions of times?
हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिलीगेंस। डिलीगेंस मीन्स जब कोई भी टास्क एक जो कंप्यूटर है वो एक्यूरेटली परफॉर्म करता है कंसिस्टेंटली, चाहे हम उसको कितनी भी मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट करवाएंगे तो भी उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, और एक्यूरेसी के साथ वो हमें रिज़ल्ट जनरेट करेगा। ये हमारा क्या है, डिलीगेंस। अगर हम बात करें वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी में क्या रहेगा, ये कंप्यूटर की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं। जैसे कैलकुलेशन भी कंप्यूटर में होती है, ग्राफिकल का वर्क अगर हमें करना है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग हमें करनी है, तो ये क्या है, मल्टीपल टास्क हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या रहता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर हमें उसमें कुछ एडिट करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या फिर हमें उसमें इमेज इंसर्ट करनी है, या जो अपना बैकग्राउंड का जो कुछ भी वाटर मार्क अगर हमें ऐड करना है, तो ये क्या है, एडिटिंग वगैरह का जो काम होगा वो किस में होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में। ओके, अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या है, स्पीड हमारा डिस्क्राइब करता है कि कितना क्विकली एक जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो हमारी क्या है, स्पीड। अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी मीन्स एक एबिलिटी जो बिल्कुल करेक्टली और कंसिस्टेंटली एक टाइम पे जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है विदाउट एरर। तो उससे जो हमारी जो हम क्या होते हैं, रिलायबल फील करते हैं मशीन को लेकर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our question for second topic is evolution of computer, and question 4 is which generation of computer is primarily associated with the use of vacuum tube? हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स का। अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें, तो व्हाट इज़ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कंट्रोल करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, ये एम्प्टी होता है, इसमें क्या नहीं होती, एयर नहीं होती बेसिकली। और ये किससे बना होता है, ये ग्लास से और मेटल से बना होता है। अगर हम मेटल के इनसाइड अगर जो पार्ट्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक कैथोड होता है, एनोड होता है और अपना ग्रिड होता है। ओके, ये थ्री इसके क्या होते हैं, इनसाइड जो मेटल के इनसाइड जो पार्ट्स हैं वो हैं। कैथोड क्या करते हैं, जो भी हमारा करंट फ्लो है, ये क्या होता है, मेटल का फिलामेंट होता है जो क्या करता है, हीट जनरेट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रिलीज़ करेगा उसको जो एनोड है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा कौन, एनोड। और जो ग्रिड है वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उसके फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, ग्रिड। ओके, ये कंट्रोल करेगा। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किए थे। ट्रांजिस्टर भी हमारे क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का। किससे बने होते हैं ये ट्रांजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के। और जिसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, जर्मेनियम। ओके, और इसमें मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं क्विकली ऑन या ऑफ होती हैं, वो कौन परफॉर्म करता है, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू होती हैं। एंड अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, तो थर्ड जनरेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, थर्ड जनरेशन में आए थे अपने इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती हैं जो फ्यू कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, लाइक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर वही अपना क्या होता है, एम्पलीफायर, जो भी मतलब क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको। ओके, अगर हम रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर अपने क्या करते हैं, जो अपने रजिस्टर होते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक जो
करंट है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, कैपेसिटर अपना क्या करेगा, ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारा उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर मतलब क्या करते हैं ये, जो भी मतलब कब हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करवाना है, कब रिलीज़ करना है, एक क्विकली जब भी एक्शन परफॉर्म होता है वो कहाँ से होता है, कैपेसिटर से। अगर हम डायोड की बात करें तो ये क्या है, करंट को वन डायरेक्शन में अगर हमें फ्लो करवाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डायोड का। ओके, एंड फोर्थ जनरेशन में हमने किसका यूज़ किया है, माइक्रो प्रोसेसर का। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, वन सेकेंड। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली हमने क्या किया है, माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइनी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं जो क्या परफॉर्म करती हैं, प्रोसेसिंग जो हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर कंट्रोल करता है ये किस पे, ऑपरेशंस पे। एंड किससे बना होता है ये, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से ये मिलके बना होता है, और ये क्या है, एक सिलिकॉन चिप है। Okay, now move to the next question. The invention of the transistor marked the beginning of which generation of computer? Transistors come in, we read in previous video, transistor come in second generation. Okay, now हमने थोड़ा सा डिटेल में इसको फोर्थ क्वेश्चन में कवर कर लिया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन को। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The use of very large scale integration technology and microprocessor is characteristics of which generation of computer? Here it's option C is correct here, fourth generation. What is अगर हम बात करें व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को हमने अभी रीड किया है, ये अपना क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक चिप ही है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ये बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। ओके, और ये कब हुए थे, फोर्थ जनरेशन में। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड विच कंपोनेंट लेड टू ड्रास्टिक reduction of the size and cost of computers starting from the third generation? It is a integrated circuit. Okay, what it is इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर हम इंटीग्रेटेड, अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स होते हैं इनमें ट्रांजिस्टर्स का हमने यूज़ किया था, रजिस्टर कैपेसिटर का हमने यूज़ किया था। ये टाइनी सिंगल चिप होती हैं, किसकी बनी होती हैं, ये सिलिकॉन की बनी होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये जो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो पावर है उसकी कंजप्शन को, उसके साइज़ को, उसके कॉस्ट को भी क्या किया है, इन्होंने रिड्यूस किया है। ओके, एंड अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब की, ये भी हमने अभी बताया था कि ये क्या होती हैं, अपनी ग्लास की बनी होती हैं, एम्पटी होती हैं, और ये हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती हैं क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। एंड सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, और ये क्या करता है, हमारी जो अगर हम हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली क्या करता है, ये हमारे जितनी भी ऑपरेशंस, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, सपोज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है या फिर डाटा को हमें सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करवाना है, ये सारा जो परफॉर्मेंस होती है वो कहाँ होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Computer memory, and what type of memory is volatile and lose its content when power is turned off? Here RAM is correct here, random access memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली क्या है, ये अगर हम बात करें, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर को ऑन किया तो इसमें क्या होता है, जो भी हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ होती है, रैम में। अगर हमने अपने पीसी को ऑफ़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, रैम। अगर हम बात करें रोम की तो रीड ओनली मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है।
जहाँ पे क्या होता है, डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। लॉन्ग टर्म में अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव का। अगर हम सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, ये बहुत ही फास्ट होता है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। लॉन्ग टर्म में इसमें भी हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest unit of data in a computer system? It is option C is bit. Bit हमारी क्या है, बहुत ही smallest unit होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 एंड 1। ओके, अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट किससे मिलके बना होता है, बाइट में अपनी बाइट में 8 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं बाइट में, 8 बिट्स। ओके, एंड अगर हम बात करें निबल की, तो निबल किससे बना होता है, 2 बाइट से। निबल बना होता है, 1 सेकेंड, निबल बना होता है 4 बिट से। ओके, एंड अगर हम बाइट की बात करें तो ये 2 निबल से बने होते हैं। ठीक है, मतलब 4 एंड 4 8 बिट हो जाएंगे। ओके, बाइट में हम किसका यूज़ करेंगे, 2 निबल का। निबल में कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में कितने होते हैं, वर्ड का जो साइज़ होता है वो 16 32 या 64 बिट भी हो सकता है, वो वेरी करता है कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the fastest and smallest memory component in computer system located inside the CPU? जो स्मॉलेस्ट मेमोरी कंपोनेंट है, स्मॉलेस्ट मेमोरी, जो भी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है हमारा सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, ये अपना है ऑप्शन डी इज़ रजिस्टर। रजिस्टर एक बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट, मेमोरी कंपोनेंट है। ये क्या करता है, डाटा को बहुत ही फास्ट स्टोर करवाता है और इसमें क्या है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इमीडिएटली अगर हमें डाटा को होल्ड करना है, उस पर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवानी है या फिर कोई करंट प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो कहाँ होती है, अपनी रजिस्टर के अंदर। और ये बिल्कुल ही जो सीपीयू है उसके इनसाइड में ही लोकेटेड होता है। ये बहुत फास्ट होता है और इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होता है ये। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है तो वो हमारी कहाँ होती है, रैम के अंदर। क्योंकि रैम क्या करता है, जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑन किया तब से ही हमारा जो वर्क शुरू हो जाता है, कहाँ होता है, रैम में। सारा जो डाटा है वो जिस पे हमें वर्क करना है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में। और पावर ऑफ होते ही हमारा जो सारा डाटा है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी अपनी अगर हमने हार्ड डिस्क ड्राइव है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हमने बात की थी, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म, और ये डाटा को स्टोर करके रखती हैं। और अगर हम कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी क्या है, बहुत ये भी अपना रजिस्टर से स्लो होती हैं, बट रैम से और क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। कैश मेमोरी किसके बीच में, सीपीयू और अपना रैम के बीच में क्या होती है, कैश मेमोरी। और ये फास्ट होती है, इसका साइज़ भी क्या होता है, कम होता है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which memory store the system's startup instruction, BIOS, uh, UEFI is typically non-volatile. Here option C is correct, ROM. अगर हम बात करें what is अगर हम बात करें बायोस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये अपना क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर हम UEFI की अगर हम बात करें, ये क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर एंड इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ओके, जो ये जितनी भी ये किसका पार्ट होता है, ये बेसिकली किस में यूज़ होते हैं, ये अपने रोम जब ये होती है, रीड ओनली मेमोरी का ही एक पार्ट है। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है अपनी, ये उसी का क्या है, पार्ट है, बायोस एंड UEFI। और ये डाटा को स्टोर करके रखते हैं
लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हम इसमें स्टोर करवाते हैं। अगर हम SRM और DRM की बात करें तो ये अपना किसके पार्ट हैं, रैम के पार्ट हैं। अगर हम बात करें कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी जो होती है वो अपना किसका पार्ट होती है, वो आई थिंक DRAM का। और SRAM जो रैम है पर्टिकुलर जिस पे हम वर्क करते हैं वो अपना क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस से हम क्या समझते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी से हम क्या समझते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम कैश की बात करें तो वो अपना किसका पार्ट हो जाता है, इसका अपना ये भी अपना रैम का ही एक SRM का ही एक पार्ट है। और ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। ओके, और ये परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करवाता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी बाइट्स आर इन 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितनी होती हैं बाइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 1024 बाइट। अगर हम बात करें 1000 बाइट की तो 1000 बाइट बेसिकली ये एक डेसिमल क्या है, ये डेसिमल है। और इसका जो बेस है वो कितना होता है अपना 10। बट ये टेक्निकल स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, अगर हम बात करें 2 दी पावर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें कितने बाइट होते हैं, 256। ठीक है, हम इसको कैसे बोलेंगे, 256। बट ये भी कोई किलोबाइट की डेफिनेशन में नहीं होता। अगर हम 2 दी पावर 10 की अगर हम बात करें तो ये इसमें कितने होते हैं, 1024 बिट्स। ओके, और ये भी किसका पार्ट नहीं है, किलोबाइट का पार्ट नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम मेमोरी एंड CPU। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी पाथवे ऑफ डाटा एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल टू मूव बिटवीन CPU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर, बस। ये बेसिकली जब डाटा एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल को मूव करवा रहे हैं मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो इस जब ये डाटा का हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, बस के थ्रू। अगर हम बस की बात करें तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये कैसे एक्ट करता है, मतलब ये एक शेयर्ड पाथवे है। ओके, जिसमें हम मल्टीपल वायर्स क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। एड्रेस भी हम क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं उसका, और सिग्नल्स को हम कंट्रोल करते हैं। सिग्नल्स कैसे मूव करेंगे, मेमोरी से CPU में, CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ओके, ऐसे मूव करते हैं। अगर हम बात करें पोर्ट की तो पोर्ट एक फिज़िकल इंटरफेस है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल एंड पॉइंट होता है, जिसमें हम क्या कनेक्ट करवाते हैं, एक पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक USB पोर्ट। USB पोर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे अपना पेन ड्राइव अटैच करनी है। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, USB पोर्ट। एंड जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, या फिर हमें अपना एक ऑडियो म्यूज़िक सिस्टम के लिए अगर हमें कोड यूज़ करनी है तो वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसमें पोर्ट में। ओके, अगर हम केबल की बात करें तो ये क्या है, अपना केबल अपना फिज़िकल वायर होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ। और बस क्या होती है, बट जो बस है ये ऑर्गेनाइज्ड पाथवे होता है, जो किससे अटैच होता है, मदरबोर्ड से। जब भी सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये जो बस है उसी टाइम पे डिज़ाइन की जाती हैं, और ये मदरबोर्ड से अटैच होती हैं, क्या, बस। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये हमने अभी पढ़ा था कि जो रजिस्टर हैं ये इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, CPU के इनसाइड ही होते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही क्विक जो है डाटा हम इससे एक्सेस कर पाते हैं। ओके, एंड which bus is specially used by CPU to specify the location address of the data it want to read from, write
टू मेमोरी, इट्स अ एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है, जैसे एड्रेस बस है, वन वे बस यूज़ की जाती है। जो वन वे जो बस है, सीपीयू में हम जो यूज़ करते हैं मेमोरी लोकेशन के लिए, वो हमारी क्या है, एड्रेस बस। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे हमने कुछ भी रीड किया है या फिर हमने जो राइट किया है, उसका पर्टिकुलर क्या होता है, एक एड्रेस होता है कि हाँ, इस एड्रेस पे हमने डाटा को स्टोर करवाया है। तो उस डाटा के ट्रांसफ़र के लिए, एक्सचेंज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एड्रेस बस का। डेटा बस से हम क्या करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होती है। क्या होती है ये, बाई डायरेक्शनल। ओके, और ये होता है सिंगल वन डायमेंशनल। ओके, और डेटा बस के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ये क्या करता है, डाटा को कैरी करता है। सीपीयू से अगर मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक डाटा को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो ये किसके थ्रू होता है, डाटा बस के थ्रू। अगर हम कंट्रोल बस की बात करें, तो ये क्या करता है, सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, रीड राइट या फिर इंटरप्ट, अगर हमारे सिग्नल्स हो रहे हैं तो उनको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल बस। और ये किस में होते हैं, सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस जब भी परफॉर्म हो रहे होते हैं अदर कंपोनेंट के साथ भी, उनको भी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस। ओके, एंड अगर हम बात करें एक्सपेंशन बस की, एक्सपेंशन बस क्या है, ये एक्चुअली ये किसको अलाउ करता है, जो एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा अगर हमें कार्ड्स को अपने सिस्टम में इंक्लूड करना है, जैसे ग्राफिक कार्ड है या फिर नेटवर्क कार्ड है, अगर हमें उनको अपने सिस्टम में एक्सपेंशन करवानी है, तो वो हम किसके थ्रू करवाएंगे, एक्सपेंशन बस के थ्रू। एंड ये कम्युनिकेट करता है सीपीयू एंड मेमोरी के साथ। ओके, एंड ये कोई सेंडिंग एड्रेस को स्पेसिफिकली क्या नहीं करता, ये सेंडिंग एड्रेस के लिए नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, हमें कोई भी कार्ड अगर एक्स्ट्रा अटैच करना है, वो हम एक्सपेंशन बस के थ्रू करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड the speed at which the data can be transferred between CPU and memory is the primarily determined by, ये यहाँ पे हमने किसकी बात की है, स्पीड की। डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं सीपीयू एंड मेमोरी से, तो ये जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, बस स्पीड, क्लॉक स्पीड हम इसको बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें बस स्पीड की, तो ये बेसिकली हमारे बस स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, जो क्लॉक होती है मॉडर्न टाइम में बेस क्लॉक का हम यूज़ करते हैं। पास्ट टाइम में हमारे पास क्या होता था, जो बस स्पीड का हम यूज़ करते थे। ओके, जो ओल्ड मॉडल है हम उसमें बस स्पीड की बात करते हैं। अगर हम मॉडर्न की अगर हम बात करें तो उसमें बेस किसकी, बेस स्पीड की हम बात करते हैं। ओके, मतलब कितनी टाइम में, कितने सेकंड में जो हमारा डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, ये हमारे क्या होता है, स्पीड, बस स्पीड से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर क्लॉक स्पीड से। मतलब एक टाइम में जो क्लॉक स्पीड है वो क्या बताती है, ये सिंक्रोनाइज वे में जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंक्रोनाइज मीन्स मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे डाटा सीपीयू से मॉनिटर के पास आ रहा है, मॉनिटर से मतलब हम क्या करवा रहे हैं, डाटा को अलग अलग जो डिवाइस हैं उनके बीच में जो बैलेंस बनता है, वो किसके, वो कौन मेज़र करता है, वो उनकी जो स्पीड है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो होती है क्लॉक स्पीड। एंड एंड व्हाट इज़ हार्ड डिस्क साइज़, हार्ड डिस्क साइज़ किससे रिलेटेड है, ये अपना स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड है। ओके, एंड मॉनिटर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो मॉनिटर रिजोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे ग्राफिक्स हैं उनकी जो आउटपुट है, उनकी जो क्वालिटी है, वो उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है रिजोल्यूशन। एंड ये क्या नहीं है, एक इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र नहीं है। एंड नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड फैंस, ये क्या अफेक्ट, ये जो होते हैं इंस्टॉल्ड फ़ैन हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, कि कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली जब भी हमें
अपने सिस्टम को बचाना है, थ्रॉटलिंग अगर हो रही है मतलब उसमें हीट, जैसे हमारा डिवाइस है अगर वो ज़्यादा टाइम से वर्कआउट कर रहा है, ओके, ज़्यादा टाइम से ऑन है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। और उसको अगर कूल डाउन करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ़ैन का। और जब वो कूल डाउन प्रोसेस पे होता है हम उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग, ओके। ये हमारा किसका पार्ट है, नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड फ़ैन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर, टॉपिक अपना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that perform the arithmetic and logical operation of a computer. It is performed by a microprocessor. जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये सब कौन परफॉर्म करता है, माइक्रो प्रोसेसर। बिकॉज़ जो माइक्रो प्रोसेसर है अपना, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही हमारा क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने का, उनको परफॉर्म करवाने का। उनके बीच में क्या करता है, ये कंट्रोल जो बैलेंस बनाने का काम करता है, कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम बात करें ग्राफिक प्रोसेसिंग की, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग में क्या रहेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें अगर हमें परफॉर्म करवानी है तो वो हमारी कहाँ होंगी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में। अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड क्या है, एक मेन सर्किट होता है बोर्ड का, जिससे सारे जो एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर, ओके। जब हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तब क्या होता है, एक पाथवे प्रोवाइड किया जाता है, सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे क्या होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ओके। एंड सिस्टम मेमोरी, सिस्टम मेमोरी बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रैम की। तो ये जो रैम है ये डाटा को स्टोर करवाता है, किस टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, उसमें प्रोसेसिंग होती है थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, ओके। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of microprocessor is typically measured in, here option C is correct, gigahertz। अगर हम बात करें जो माइक्रो प्रोसेसर है, ओके, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉक स्पीड, जिसमें उसको माइक्रो प्रोसेसर में ही क्या होती है, क्लॉक स्पीड, जिसको हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो साइकिल्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर साइकिल में परफॉर्म की जा रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं पर सेकंड में, हम उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। और गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो एक्सप्रेस कौन करता है, जो प्रोसेसर स्पीड है उसमें हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जो गीगाहर्ट्ज़ है वो क्या है, बिलियंस ऑफ साइकिल्स हैं, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। अगर हम मेगाबाइट की अगर हम बात करें, तो मेगाबाइट क्या है, ये भी अपना एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या करता है, डाटा जब ट्रांसफ़र होता है किस स्पीड से हो रहा है, जो हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, बेसिकली एक जो पर सेकंड के अंदर जो हमने डाटा को ट्रांसफ़र किया है, जो जो उसकी स्पीड होती है उसको हम मेज़र करते हैं बिट पर सेकंड में, ओके। अगर हम बात करें डॉट पर इंच की, तो इसमें क्या होता है, जो हमें डॉट पर इंच किसके लिए हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर के अंदर, मतलब जैसे जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं उसका जो रिजोल्यूशन डिस्प्ले आ रहा है वो किसके थ्रू होता है, डॉट पर इंच में हम उसको मेज़र करते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does ALU stand for, the context of the CPU? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो हम क्या होते हैं, ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कोई भी कैलकुलेशन अगर हमें परफॉर्म करवानी है तो वो हमारी कहाँ होती है, ALU में। और ये किसका कंपोनेंट है, अपने CPU का। कोई भी डिजिटल सर्किट है उसमें जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर कोई भी
ऑपरेशन, अगर हमें लॉजिकल ऑपरेशन एंड और ये परफॉर्म करवाने हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, ALU में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक है। एंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो डाटा। अगर हम रो डाटा की, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी रो डाटा की, तो ये हमारा क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हेयर, लिस्ट ऑफ स्कोर। जो ये स्कोर गिवन है ये हमारे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में गिवन है। अगर हम बात करें स्टूडेंट फाइनल रिपोर्ट की, स्टूडेंट की अगर हम फाइनल रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उसकी ग्रेड, अटेंडेंस और ये डाटा क्या होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और क्रिस्प होता है। ओके, एंड अगर हम बात करें एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास, एवरेज स्कोर में भी क्या होता है, डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक टेबुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमें स्टोर करवाना होता है। तो ये अपना क्या है, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। एंड अ ग्राफ शोइंग द परफॉर्मेंस ट्रेंड, परफॉर्मेंस ट्रेंड एक जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या करेगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है हमारे डेटा की, जिससे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इससे एक पैटर्न हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so option C is correct here. Now move to the next question. And when the data is processed, organized and structured, presented in context as the mark make it too useful, it is called इट इज़ कॉल्ड, जब एक मतलब डेटा को हम क्या कर पा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड है, और जिसको हम प्रेजेंट करवा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल भी है, तो वो हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ओके, इनपुट, जो भी हम डाटा को रिसीव कर रहे हैं, जो भी हमने रिसीव किया है, जो डाटा हम एंटर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। एंड आउटपुट में, आउटपुट वही अपना जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाता है। ओके ओके, हम इसको बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है स्पेसिफिकल पर्टिकुलर जो यूज़फुल होती है हमारे लिए, वो जनरेट होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। अगर हम रो फैक्ट की बात करें तो रो फैक्ट में क्या होता है, रो फैक्ट बेसिकली इट्स ऑल्सो डाटा इट्सेल्फ, क्या बोलेंगे उसको, रो फैक्ट, मतलब अनप्रोसेस्ड जो डाटा है, सेम थिंग इज हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड टॉपिक इज सॉफ्टवेयर, एंड विच व्हाट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर include program like compiler, interpreter and operating system. Here ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये किसकी कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर की। ये क्या एक्ट करता है, ये जो इंटरफेस होता है हार्डवेयर के या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, जो इंटरफेस है, हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड किसको मैनेज करता है, ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए यूज़र को। ओके, ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर हम सपोज जैसे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, लाइनक्स, इनका हम यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं, एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, जैसे हम सी या C++ में लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें जब हम सोर्स कोड टाइप करते हैं, तो उसको जो उसका जो कंप्लीट हमारा सोर्स कोड होने के बाद जब उसमें से डाटा को, उसमें से एरर को डिटेक्ट करता है, तो वो कौन करेगा, कंपाइलर। क्योंकि ये कंप्लीट जो कोड है उसको वन टाइम में रीड करता है और हमें क्या करता है, एरर जनरेट करता है और वो उनको डिटेक्ट करता है। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो ये क्या होता है, इंटरप्रेटर बेसिकली जितना भी कोड होता है उसको लाइन टू लाइन क्या करता है, रीड करता है, और उसमें क्या होता है, एरर जनरेट होता है। ओके,
एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन फॉर द एंड यूज़र परफॉर्मेंस, लाइक इसमें कुछ स्पेसिफिक जो टास्क हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है या फिर गेम है। ये अपने किसके टाइप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये अपने क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही जो सब कैटेगरी में हम इसको बोल सकते हैं। ये अपने क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके अगर हम पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमारे क्या हैं, जो एप्लीकेशन जो होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेडी टू जो यूज़ होते हैं वो हमारे क्या हैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो अपना क्या है, पैकेज्ड ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of software is designed to perform a specific task for the user, such as word processing or video editing? Here option B is correct, is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, यूज़र्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक जो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर में हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और गूगल डॉक में हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है। ओके डॉक्यूमेंट्स का एडिट अगर हमें करेंगे तो उसमें ये किसके अंदर होता है, वर्ड प्रोसेसर के अंदर। अगर हम वीडियो एडिटिंग करें तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, हम एडोब का हम यूज़ करते हैं, आई मूवी का हम यूज़ करेंगे। एंड वेब ब्राउज़र के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स। ओके एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर की अभी हमने बात की थी। एंड फर्मवेयर की अगर हम बात करें तो ये लो लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। एंड इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, बायोस में। जो हमारा सिस्टम, जैसे अगर हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो भी डाटा है अपना, वो सारा का सारा कहाँ पे रन होता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, वो होता है अपने फर्मवेयर में। ओके डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें जो अपने हार्डवेयर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। Okay, now move to the next question. Which term refer to the physical tangible component of computer system? जिसको हम tangible, जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल जो कंपोनेंट हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। और ये क्या होती हैं, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं व्हाट टू डू। ओके एंड फर्मवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो परमानेंटली स्टोर होते हैं हार्डवेयर डिवाइस के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं बायोस चिप। बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, ये क्या होती हैं, चिप होती हैं। इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ओके एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे विंडोज़, मैकओएस का हम यूज़ कर सकते हैं, लाइनेक्स, जो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम, what is the primary function of an operating system? Here option C is correct, to manage the computer resources, CPU, memory, input output device, that act as interface between user and hardware. Okay, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का वर्क कौन करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। ये अपना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ओनली, अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है वो हमारे कहाँ होंगी, ALU में। टू डेवलप अ न्यू एप्लीकेशन, अगर हमें एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो वो हम कहाँ डेवलप कर सकते हैं, ये हम प्रोग्रामिंग टूल के थ्रू हम डेवलप करते हैं। किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग टूल के थ्रू। इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग टूल में, अपना कंपाइलर आ जाएगा, IDE होता है। ओके एंड अगर हम बात करें टू स्टोर द यूज़र डाटा परमानेंटली, तो इसके लिए हम हार्ड डिस्क ड्राइव का हम यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड ड्राइव स्टेट का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
which OS which operating system feature allow the multiple program to run the concurrently and quickly switching the CPU attention between them. Here option C is correct, multitasking, because मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, जो सिंगल सीपीयू होता है उसमें अगर हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को अगर हमें रन करवाना है और कंकरेंटली, तो ये पॉसिबल हो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। और ये क्या क्रिएट करता है, जैसे स्विचिंग होती है, कोई भी प्रोग्राम क्विकली रन करना है या फिर उसको पोज करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, सीपीयू के थ्रू। एंड अगर हम बात करें डिस्क मैनेजमेंट की, डिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल को, फोल्डर्स को या फिर स्टोरेज डिवाइस है उनको कैसे मैनेज कर रहा है। एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अपना क्या रहेगा, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का या फिर यूज़र का जो डाटा है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। एंड फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो फाइल सिस्टम है वो क्या मैनेज करता है, जो अपनी फाइल्स हैं उनको मैनेज करता है फाइल सिस्टम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टिपिकली फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली मैनेजमेंट का काम करता है। ओके, जो कंप्लीट डिवाइसेस हैं, अपनी मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट डिज़ाइन द वेब पेज ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये उसका फंक्शन नहीं है। ओके, अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या मैनेज करता है, जैसे अपना वेरियस प्रोग्राम हैं जो रैम के अंदर रन हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम, मतलब उसमें जो डाटा है वो हमें कहाँ स्टोर करवाना है, कहाँ पे एक्सेस करना है, कैश मेमोरी में या फिर रजिस्टर में किसका यूज़ करेंगे, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू होता है। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड फाइल हैं, फोल्डर हैं, हमें उनको क्रिएट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, अपना फाइल मैनेजमेंट में। अगर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में भी हम क्या बात करते हैं, स्केड्यूल, कोई भी प्रोसेस है उसके जो स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कब उसको परफॉर्म करना है, कब नई प्रोसेस को क्रिएट करना है, कब प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, ये जो सारे जो रनिंग प्रोग्राम की जो प्रोसेस जो रनिंग में है उनको मैनेज करने का जो काम है वो कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर डज कंपाइलर एंड असेंबलर बिलोंग टू। कंपाइलर और असेंबलर किससे बिलोंग करते हैं, ये अर्थ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग टूल से। प्रोग्रामिंग टूल कौन से होते हैं, जिससे जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम एक मशीन क्या है, मशीन एक जो भी मशीन है ये किसको इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाती हैं, जो हमारी जो बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें एक प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करना होता है, हमें प्रोग्राम क्रिएट करने होते हैं, वो किसके थ्रू हम करते हैं, मतलब कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं, ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है अपने, कंपाइलर और असेंबलर, जो प्रोग्रामिंग टूल में हम इनका यूज़ करते हैं। सपोज़ जो भी हमने हमारा जो सोर्स कोड होता है, जैसे हमने C++ में कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो क्या है, सोर्स कोड, उसको जो कंपाइल करने का जो काम है वो कौन करता है, कंपाइलर। ये क्या करता है, हमारा जो सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। ओके, जिससे जो हमारा रिज़ल्ट है वो जनरेट होगा, अगर हमने कुछ एरर किए हैं तो वो डिटेक्ट होंगे किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू। अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक बेसिकली ये किसके ऊपर, ये एक मशीन डिपेंडेंट एक अपना क्या है, ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें जैसे ही हमारा सोर्स कोड जो हमने कन्वर्ट किया है मशीन कोड में, ये सिर्फ उसी मशीन पे रन होगा जिसमें हमने कन्वर्ट किया है, ये हमारा क्या है, असेंबलर। ये हमारा होता है असेंबलर, ये एक प्रोग्रामिंग टूल का पार्ट है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर सेम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में रीड किया था कि ये अपने क्या हैं, एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें हम अदर सॉफ्टवेयर को क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटीज़ हैं, प्रोग्रामिंग टूल है, ये सारे के सारे क्या हैं, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं। ओके। एंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एंड यूज़र के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी लिया था वर्ड प्रोसेसर का, वेब ब्राउज़र का, ये सारे क्या हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें सिस्टम यूटिलिटी की, तो सिस्टम यूटिलिटी ये एक ऐसे प्रोग्राम है जिसमें सिस्टम क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। जैसे अगर हम एंटीवायरस की बात करें, अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया है तो उसको किल करने का काम कौन करेगा, एंटीवायरस। या फिर डिस्क को डीफ्रेगमेंट कौन करेगा, सिस्टम यूटिलिटी के थ्रू ही हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंट करेंगे। डीफ्रेगमेंट में मीन्स हम उसको डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे हम डाटा को इजीली स्टोर करवाएं, जिसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्स या फिर प्रॉब्लम फील ना हो। Now move to the next question. The primary function of a device driver is to act an interface between which of the two component? डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो हार्डवेयर के को अगर हमें कंट्रोल करना है, जैसे प्रिंटर है, ग्राफिक कार्ड है, स्कैनर है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। एंड ये क्या करता है, जो हमारे ओएस की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जनरल कमांड्स हैं, जैसे स्पेसिफिक हैं या फिर डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है, वो सारे कौन करता है जनरेट, वो अपना है डिवाइस ड्राइवर। ओके। सीपीयू एंड मेमोरी, वी नो वेरी वेल, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या करता है, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, मेमोरी को, प्रोसेस को, हर चीज़ को मैनेज करने का काम सीपीयू करता है। मेमोरी में हम क्या करवाते हैं, डाटा को स्टोर करवाते हैं। इनपुट डिवाइस अपना कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये अपना मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस, हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस हार्डवेयर। ये अपने दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमें हमारे जो किसके लिए इंटरफेस होता है, ये डिवाइस ड्राइवर के लिए। ओके। इंटरफेस का काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस हार्डवेयर। Now move to the next question. The process of retrieving the delete and corrupted and lost data from the secondary storage device is called, जब भी हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो हम कहाँ से उसको रिट्राइव कर सकते हैं, कहाँ से उसको जो डाटा डिलीट हो गया है उसको फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारा डाटा रिकवरी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। अगर हम बात करें डाटा कैप्चर की, तो व्हाट इज़ डाटा कैप्चर? डाटा कैप्चर में क्या होता है, इनिशियली जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारा डाटा है, अगर हमें उसको जैसे हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, बार कोड का यूज़ करते हैं, या फिर सेंसर का हम यूज़ करते हैं, ये सब क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर, डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाटा कैप्चर। अगर हम डाटा स्टोरेज की बात करें, तो जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं, होल्ड करवाते हैं और स्टोर करवाते हैं, ये हमारा हो जाएगा डाटा स्टोरेज। अगर डाटा श्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो ये इसमें ये बिल्कुल ही अपोजिट प्रोसेस होती है डाटा रिकवरी की, बिकॉज इसमें क्या होता है, परमानेंटली जो हमारा डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Data that has no well defined structured but maintain the internal tags and mark to separate the data elements, HTML page, CSV file is called, uh, ये जो वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर डाटा में सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, इंटरनल। एंड अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में अपनी वीडियो है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमारे जो ईमेल्स हैं या फिर HTML पेज वगैरह, CSV फाइल किस में आती हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर।
ओके। ये एक मतलब इतने अच्छे से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है अपना जो सेमी स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में, अगर हम सेमी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अपना बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे रो और कॉलम के फॉर्म में ये नहीं डाटा को स्टोर करता है। ये एक ऐसा जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे HTML है, उसमें इंटरनल कुछ टैग्स होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे डाटा को फील्ड के फॉर्म में। ओके। जैसे HTML फाइल है, उसमें हम टैग का, टाइटल का और पी का इन का हम यूज़ करते हैं। CSV में हम कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज़ हैं एंड XML, ये सारे किसका एग्जांपल है, अपना सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा का। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। जैसे टेबल के फॉर्म में हम उसको स्टोर करवाएंगे। जैसे SQL डाटाबेस जो है वो अपना किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर्ड डाटा का। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो जैसे अपना ईमेल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारा अपना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। एंड रिलेशनल डाटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती है डाटा की वो क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर्ड जो हमने अभी रीड किया है वो अपना क्या है, ऑडियो एंड वीडियो जो फाइल है अपनी वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर हम बात करें ATM ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, तो ATM ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जैसे ये अपना किसका पार्ट हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड जो डाटा है उसका एक पार्ट है ATM ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल और जो HTML पेज है, ये हमने अभी बात की थी, ये अपना क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। Now, next question is in the context of a microprocessor, what is the term for the maximum number of bits that the microprocessor can process at a time? एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट का हम जिसमें यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड साइज़। वर्ड साइज़ के अंदर अंदर में हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स का हम यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें क्लॉक स्पीड की, इसमें हम साइकिल के फॉर्म में मेज़र करते हैं। अपनी जो भी प्रोसेस है वो किसके फॉर्म में होगी, साइकिल के फॉर्म में। ओके। एंड मेमोरी साइज़ की बात करें तो ये कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं, जैसे रैम अपना 8 GB, 8 GB का, 16 GB का, ये हमारे क्या है, रैम होता है। इसमें मेमोरी का साइज़ क्या होता है, मेमोरी ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ओके। क्योंकि जो अपना मेमोरी साइज़ है ये स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके। एंड कोर की अगर हम बात करें, कोर एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है CPU का, और इसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें 1 सेकेंड, तो अपना जो ये कोर है वो क्या इंस्ट्रक्शन को, प्रोसेस को, डाटा को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसमें मल्टीपल कोर का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना सिंगल कोर प्रोसेसर है, वो वन टास्क को वन टाइम में परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोर प्रोसेसर। अगर हम डबल कोर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें वो क्या हैंडल करता है, टू टास्क को वन टाइम में, सेम टाइम में क्या है, टू टास्क को परफॉर्म करेगा, हैंडल करेगा। अगर हम क्वाड कोर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 4 टास्क को वो हैंडल करता है। अगर हम ओक्टा की बात करें तो ओक्टा कोर भी क्या करता है, 8 टास्क को हैंडल करता है। ओके। ये हमारा है कोर पार्ट। और बेसिकली हम इससे क्या करेंगे, अपनी जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की, प्रोसेस की और मल्टीटास्किंग है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which computing device is characterized having a CPU and fixed amount of RAM, ROM and other peripheral, all the embedded on a single chip? अपना ऐसा कौन सा सिंगल चिप हम बोल सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर में हम क्या कर रहे हैं, जो किसको कंट्रोल करता है, जो एक करेक्टराइज है किसका, CPU का। इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ AM होता है, रैम होता है, पेरिफेरल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगल साइज़ के।
ओके। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, जैसे ये एक सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर सिस्टम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिंगल इंटीग्रेटेड है सर्किट होता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अपना सीपीयू, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम जो हमें गिवन भी है, रोम इसमें इंक्लूड होता है, पेरिफेरल इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके। एंड इसमें जो कम्युनिकेटिंग इंटरफेसेस हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, जैसे UART हो गया एंड SPI हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर अपना CPU है। ओके। और ये क्या करता है, सिंगल चिप है, इसमें एक्सटर्नल चिप जो हमें प्रोवाइड करता है रैम रोम एंड सम लाइक दिस। एंड CPU अपना CPU क्या करता है, CPU भी परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। और अगर हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करें तो लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये जो भी अपना कैलकुलेशन का जो परफॉर्म होती है वो कहाँ होती है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द which of the three types of bus bidirectional for data transfer between the CPU and the main memory? थ्री टाइप की बस हम यूज़ करते हैं, अपनी डाटा बस है, कंट्रोल बस है, और अपनी एड्रेस बस है। उनमें से जो बाई डायरेक्शनल है वो अपनी क्या है, डाटा बस। डाटा बस एक ऐसा बाई डायरेक्शनल डाटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है CPU से मेन मेमोरी में, और ये हमारी क्या है, डाटा बस। और जो CPU है वो डाटा को रीड करता है फ्रॉम अगर मेमोरी से, या फिर उसको राइट डाउन करना है कोई भी डाटा, तो वो किसके थ्रू होता है, डाटा बस से। अगर हम कंट्रोल बस की बात करें तो ये क्या करता है, सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे रीड राइट करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किससे होता है, कंट्रोल बस के थ्रू। और अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस में क्या रहेगा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे CPU में अगर हम यूज़ करें मेमोरी एड्रेस का, पोर्ट का, तो हम उसमें क्या करेंगे, रीड या फिर राइट परफॉर्मेंस, रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हम सिस्टम बस की बात करें तो ये भी एक मतलब जनरल टर्म है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं डाटा बसेस का, जैसे एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, ये सारे मिलके क्या हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, सिस्टम बस का। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the electronic circuit that carries the actual processing and the brain of a computer? It's option B is correct here, is central processing unit CPU। and अगर हम बात करें इसकी, वन सेकेंड, CPU की अगर हम बात करें, ये क्या है, अपना प्राइमरी कंपोनेंट है, बहुत ही मेन पार्ट है अपना कंप्यूटर का, जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर हमें कोई भी बेसिक जो टास्क परफॉर्म करवाना है, अरिथमेटिक है, लॉजिक है, कंट्रोलिंग है, इनपुट आउटपुट के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वो हम सब किसके थ्रू करवाते हैं, CPU के थ्रू, ALU के थ्रू हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाते हैं, अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी ALU में। अगर हम कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट में भी हम क्या करवाते हैं, इसमें ये फैच करता है इन इंस्ट्रक्शंस को, डिकोड करता है, कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, कंट्रोलिंग का काम होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। ओके। एंड प्राइमरी मेमोरी इज़ आर, जो प्राइमरी मेमोरी है, हम रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डाटा को स्टोर करवाता है टेम्परेरली, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट इज़ यूज टू बिल्ड द फिजिकल रेप्लिका इन डिजिटल 3D डिज़ाइन। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये अपना क्या है, 3D प्रिंटर, क्योंकि ये क्या करता है, 3D प्रिंटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इसमें ऐड होती है, जो 3 डायमेंशनल जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो उसका जो डिजिटल मॉडल है वो उसको बिल्ड कर देता है लेयर बाय लेयर। कौन, 3D प्रिंटर। ओके। अगर हम इंक जेट प्रिंटर की बात करें तो ये क्या करता है, स्प्रे करता है अपने ड्रॉपलेट्स को, इंक जो जो हमारी इंक है उसको पेपर के ऊपर किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो स्प्रे करता है, जिससे
हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। अगर हम लेज़र जेट प्रिंटर की बात करें तो इसमें लेज़र लाइट की हम बात करते हैं। लेज़र लाइट से हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट होती है ड्रम पे, और जिससे वो ट्रांसफ़र किस पे हो जाएगा, पेपर पे। अगर हम डॉट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें पिंस होती हैं जो स्ट्राइक होती हैं किस पे, इंक रिबन के ऊपर, जिससे क्या होता है जो हमारे करेक्टर्स हैं वो डॉट के थ्रू करेक्टर बनते हैं। ये हमारा क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, now move to the next question. Which inventor is credited with developing the analytical engine and mechanical computing device considered the form of the basis of modern computer? हेयर ऑप्शन अगर हम बात करें तो ये अपना हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, ये एनालिटिक इंजन की अगर हम बात करें तो ये अपना किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने। और अगर हम थोड़ा सा एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करें तो ये 1830 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर इन्होंने अरिथमेटिकल जो लॉजिकल यूनिट है या फिर कंट्रोल फ्लो है प्रोसेस का, और मेमोरी की इन्होंने मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ये लाया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने। अगर हम ब्लेज पास्कल की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। और अगर हम हरमन हॉलरिथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो टैबुलेटिंग मशीन्स होती हैं जैसे पंच कार्ड का जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, हरमन हॉल्थ ने। पंच कार्ड के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे जो कार्ड है बेसिकली मतलब एक हार्ड पेपर का इसमें यूज़ होता है, जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक टैग से बने होते हैं। अगर उसमें उसको एक मशीन में रख दिया जाता है, हॉल मार्क के ऊपर ही क्या बनते हैं, करेक्टर्स बने होते हैं, वो क्या है अपना पंच कार्ड। और यूएसए में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी पंच कार्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। ओके, अगर जॉन वॉन न्यूमन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, अगर हमें प्रोग्राम को स्टोर करवाना है उसके लिए जो आर्किटेक्चर बनाया था वो किन्होंने बनाया था, प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए जो फार्मूला जनरेट किया था वो तो जॉन वॉन न्यूमन ने जनरेट किया था। ओके, now move to the next question. The replacement of the vacuum tube with the transistor happen in which year according to timetable? जो अपना वैक्यूम ट्यूब की अगर हम बात करें तो वो 1940s to 50 की अराउंड की बात है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 1947 क्या हो जाएगा इसमें 1947। ओके, now move to the next question. According to Moore law, number of transistors on a chip would double approximately every year in 2 year. मूर लॉ के अकॉर्डिंग टू मूर जो ट्रांजिस्टर चिप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एवरी 2 ईयर में वो क्या हो रही हैं, डबल हो रही हैं। ऐसा क्या था, मूर ने एक ऐसा लॉ लेकर आए थे, उन्होंने ये बताया था कि जो अपने कंप्यूटर हैं उनकी जो कॉस्ट है वो क्या इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजिस्टर अगर वो डबल हो जाएंगे पर ईयर, तो उससे जो हमारा कंप्यूटिंग पावर है या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये किसने प्रिडिक्ट किया था, मूर ने प्रिडिक्ट किया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट EIC, EIAC and EDAC were developed based on the concept of ENIAC. अगर हम इसकी पर्टिकुलर बात करें कि ये बेसिकली है क्या, अगर हम ENIAC और EDA एडवेक की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, ये हमारे कंप्यूटर का ही अर्ली जो कंप्यूटर थे उन्हीं को हम बोलते हैं। ये 1940s में डेवलप हुए थे। और अगर हम ENIAC की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, we can call it electronic numerical integrator and computer.
जो फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं यूएसए में ये बिल्ड किए गए थे 1945 में। ओके और इसके अंदर क्या था, थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म की गई थी और ये यूज़ किया गया था मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। किसके लिए? मिलिट्री और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। ओके इसका जो पर्पज़ मेनली किसके लिए था? यूएस आर्मी के लिए इन्होंने ये बनाया था। अगर हम बात करें एडवेक की, तो एडवेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन। ये जो फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम है वो कहाँ किस में परफॉर्म किया गया था? एडवेक में। और ये क्या करता है? डाटा को स्टोर भी करता है और इसमें इंस्ट्रक्शंस को क्या करवाता है? जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर डाटा है उसको स्टोर करवाने का काम किस में करवाया गया था? एडवेक में। और इसका जो मेन पर्पस था वो जनरल जो साइंटिफिक इंजीनियर की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए इसको इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। एंड टुडे टाइम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हमें इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाना है मेमोरी में तो एडवेक का यूज़ किया गया था। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हमने एनएक का यूज़ किया था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ओके and next question is a 4-bit word is known as 4-bit word। 4 बिट किस में होती हैं? जो बिट होती है उसमें कितनी वैल्यू होती हैं? 0 और 1। अगर हम 4 बिट की बात करें तो वो किस में होती हैं? निबल में। निबल में क्या होती है? 4 बिट। और बाइट की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी होती है? 8 बिट। और अगर हम गीगाबाइट की अगर हम बात करें तो गीगाबाइट में अपनी कितनी होती हैं? थैंक यू एवरीवन।